देखेंगे झारखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर उज्जैन से आ रही है, जहां नानाखेड़ा बस स्टैंड पर खड़ी 7 बसों में भीषण आग लग गई है। और तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तस्वीरें भयावह हैं। ये देखिए तस्वीरें, और इस आग को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बसों का कितना नुकसान हुआ होगा। मौके पर फिलहाल फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें कि उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड से चलने वाली प्राइवेट अंतरराज्यीय बसें लॉकडाउन के चलते कई दिनों से यहां पर खड़ी हैं। आज सुबह किसी अज्ञात ने 7 बसों में आग लगा दी। बसों में आग लगते ही तेजी से आग ने बाकी बसों को भी अपने चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां खड़ी सभी बसें जलकर धू-धू कर जलने लगी। फिलहाल नानाखेड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना करने में जुटी है। लेकिन तस्वीरें देखिए, और इस आग की भयावहता को आप इस तस्वीर में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। धुएं का गुबार ऊपर उठता हुआ और आग में बस धू-धू कर जलती हुई 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर बड़ी मशक्कत से काबू पाया गया है। यह राहत की बात है। लेकिन इन खड़ी बसों में आग किसने लगाई, ये अब पुलिस जांच कर रही है। और क्या कोई साजिश या कोई शरारती तत्व ने इस घटना को अंजाम दिया है। फायर ब्रिगेड ने खबर आई कि नानाखेड़ा बस स्टैंड पे एक बस में आग लग गई। यहाँ एक गाड़ी हमने घर से पहुंचाई फाइटर, तो यहाँ पता चला यहाँ 7 बसों में आग लगी थी। जल्दी से वहां से और फाइटर आए और सबने आग पे काबू पाया। कितनी गाड़ियां लगी है? 8 गाड़ी। और ये क्या लग रहा है प्राथमिक रूप से क्या क्या कारण लग रहा है? ये तो आग लगाई गई है। आग लगाई गई, फायर ब्रिगेड के कर्मी बता रहे हैं। और देखिए आग बुझाने के बाद की तस्वीरें देखिए आप, धुआं निकलता हुआ अभी भी। जब आग की लपटें वहां बुझ गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझा दी, उसके बाद भी धुआं निकल रहा था। और देखिए उसके बाद की तस्वीरें देखिए, बस की हालत बता रही है कि भीषण आग लगी थी और इस आग में बसें धू-धू कर जल उठी, खाक हो गई। आगे बढ़ते हैं। टेरर फंडिंग मामले को लेकर रांची के रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में एनआईए की छापेमारी में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पूरा मामला गिरिडीह से जुड़ा हुआ है। दरअसल गिरिडीह में रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को करोड़ों के सड़क निर्माण का काम मिला था और उसी से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। इसी एवज में कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से नक्सलियों को करोड़ों की फंडिंग की गई थी। एनआईए की ओर से बताया गया कि पिछले दिनों गिरिडीह से मनोज कुमार नाम के नक्सली को गिरफ्तार किया गया था और इसी के बाद मामले की जांच एजेंसी ने शुरू की। एनआईए ने छापेमारी के दौरान कई बैंक खाते के डिटेल सहित कई अन्य कागजात जब्त किए हैं। मनोज पूरे मामले में मिडिल मैन की भूमिका में था। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है। बड़ी खबर देवघर से है, जहां धारदार हथियार से मां बेटी की हत्या कर दी गई, जबकि बेटा लापता है। दोहरे हत्या के पीछे संपत्ति विवाद की आशंका जाहिर की जा रही है। घटना नगर थाना के पास की है। सूचना के बाद एसडीपीओ मामले की छानबीन कर रही है। चतरा में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। प्रधानमंत्री सौभाग्य बिजली योजना में धांधली और अवैध वसूली की खबर पर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल हरकत में आ गया है। कार्यपालक अभियंता परियोजना राजेश कुमार मिश्रा ने खबर पर संज्ञान लेते हुए आराध्या इंफ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड रांची को शोकॉज जारी किया है। घटिया सामान की आपूर्ति और गरीबों से अवैध वसूली पर कंपनी से जवाब तलब किया गया है। क्यों टूट जा रहा है मेरा? उसमें घटिया किस्म का सामान और अवैध वसूली का मामला न्यूज 18 से प्राप्त हुआ है, तो हम उसके इसमें संज्ञान लिया है। सत्य संज्ञान लेके और उसे शो कॉज किए हैं। शो कॉज का जवाब अगर संतुष्टिप्रद नहीं आता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। झारखंड में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कल एक दिन में 53 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद राज्य में कोरोना की पॉजिटिव मामलों की संख्या 779 तक पहुंच गई है। कल सबसे अधिक सरायकेला में 13, जबकि जमशेदपुर से 12 संक्रमित मिले। इसके साथ ही सिमडेगा से 8, पलामू से 6, रामगढ़ से 5 मरीज मिले हैं। अब तक झारखंड में जितने संक्रमित मरीज मिले हैं उनमें 68% संख्या प्रवासी मजदूरों की है। वहीं राहत की बात यह है कि अब तक 321 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक भी हो चुके हैं और अभी राज्य में 453 एक्टिव केस हैं। रात पूर्वी सिंहभूम में 11 और सरायकेला में 4 और नए केस मिलने के बाद राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 779 तक पहुंच गई है।
बुधवार का दिन ऐसा रहा कि एक ही दिन में अलग अलग जिलों में 53 केस मिले हैं पॉजिटिव, और इस तरह से राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 779 हो गई है। अगर बात करें एक्टिव केस की तो राज्य में 453 एक्टिव केस हैं, यानी वैसे मरीज जिनमें अभी भी कोरोना का संक्रमण है, जबकि बड़ी संख्या में जो मरीज है वो ठीक भी हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें से 95% जो मरीज हैं उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, यानी कि उनकी स्थिति गंभीर नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रवासी मजदूरों में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, अलग अलग जिलों से जो रिपोर्टें आ रही है उसके अनुसार 70% से ज्यादा जो प्रवासी हैं वो कोरोना संक्रमण के शिकार हैं। कैमरामैन नलिन के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी जारी है। अब तक करीब 4.5 लाख प्रवासी घर लौट चुके हैं। पहले चरण में 7 लाख मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और उसके बाद करीब 18,000 मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो चुका है। इन प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए 10 ट्रेनें चलाई जाएंगी और इन्हें बसों से भी वापस लाया जाएगा। तो 28 मई से 3 जून के बीच में प्रारंभिक दिनों में अधिक लोगों ने एंट्री किया और इधर पिछले कुछ धीमे धीमे नंबर्स घटते चले गए और कुल 17,757 लोग पिछले 7 दिनों में ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हाँ वो लोग अमुक जगह में फंसे हुए हैं और उनको वापस आना है। और उनको लाने के लिए हम लोगों ने जो डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाई है उसमें जो दूरस्थ जगहों पर जो है दूर पर जहाँ पे ट्रेन है जगह तो ट्रेन को हम लोग। लॉकडाउन में कई नदियों का पानी अचानक साफ हो गया, लेकिन नहीं बदली तो रांची की लाइफलाइन मानी जाने वाली हरमू नदी की सूरत। आज भी इसे अपने उद्धार के लिए किसी भगीरथ का इंतजार है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये किसी नाले की नहीं बल्कि झारखंड के हरमू नदी की तस्वीर है, जो कभी रांची की लाइफलाइन भी हुआ करती थी। हरमू नदी के जीर्णोद्धार के नाम पर पिछली सरकार ने 85 करोड़ की राशि पानी की तरह बहा दिया, लेकिन अब तक नहीं सुधरी इस नदी की स्थिति। आज हरमू नदी को देखकर पर्यावरणविद भी हैरान हैं और सरकार की इस योजना को ही गलत बता रहे हैं। हरमू के साथ दिक्कत ये हो गया है कि हरमू में जो ओरिजिनल जो सोर्स ऑफ वाटर था वो कहीं बंद हो गया है। ये हरमू जो अभी आप पानी देख रहे हैं घर का कचरा पानी है। जब तक ये नहीं रुकेगा हरमू साफ नहीं। सबको जानता है कि वो नाला बन गया। आपने नदी को नाला बना दिया। नदी का प्रारूप बड़ा होता है। नदी की परिभाषा हरमू में अब साबित नहीं होती है। आपने उसको अब छोटा कर दिया, जिसके वजह से वो नदी जो अपना जो बड़े रूप में थी वो अब छोटे रूप में आ गई। हरमू नदी स्वस्थ, आप भी स्वस्थ। हरमू नदी में कचरा फेंकना है दंडनीय अपराध। इन बातों से लोगों को जागरूक करने के लिए रांची नगर निगम ने ही कई जगहों पर सूचना पट लगाए, लेकिन नदी की वर्तमान हालत को देखकर ये आसानी से समझा जा सकता है कि लोग इस सूचना पट का कितना पालन करते होंगे। हरमू नदी के जीर्णोद्धार को लेकर पिछली सरकार के डीपीआर में कई बातों का जिक्र किया गया, जैसे घरों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करने के बाद ही नदी में गिराया जाएगा। उद्यम स्थल से स्वर्ण रेखा तक नदी क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। नदी के दोनों तरफ वृक्षारोपण भी किया जाएगा। लेकिन आज स्थिति ये है कि घरों के गंदे पानी का नदी में गिरना बंद नहीं हुआ है और न ही बरसात के पानी को रोके जाने की ही व्यवस्था की गई। लेकिन एक बात जरूर हुई है कि पिछली सरकार ने डीपीआर को पूरा मानकर जीर्णोद्धार करने वाली कंपनी को राशि का भुगतान कर दिया। काम हुए हैं तो मैंने कहा ना कि मैंने 2 बार उसकी जांच कराई और जांच कराने नहीं, जांच तो विभाग के ही लोग करते हैं। मैंने फिर थर्ड पार्टी जांच के लिए भी आदेश दिया था, थर्ड पार्टी भी जांच आदेश हुआ, उसका भी रिपोर्ट यही आया कि जो है जितना का प्रकरण था उतना का काम हुआ। वहीं पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने हरमू नदी को फिर से संवारने की बात कही है। जो समस्या हरमू का है, मोदी सरकार ने बहुत घोषणाएं की, शिलान्यास भी हुआ, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। सरकार का पहला प्राथमिकता है कि जो अधूरा काम है उसको पूरा करना और नए कार्यों को शुभारंभ करना सरकार का पहला प्राथमिकता है। लॉकडाउन के दौरान कई नदियों का पानी अचानक साफ होने से ये उम्मीद जगी थी कि हरमू नदी का पानी भी साफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी हरमू नदी की स्थिति नहीं सुधरी। ऐसे में अब इंतजार है एक भगीरथ का, जो इस दुर्दशा से हरमू नदी को मुक्त करवा सके। कैमरामैन शाहनवाज के साथ न्यूज 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
सरायकेला में प्रवासी मजदूरों ने चिंता बढ़ा दी है। जिले में बुधवार की रात 13 नए कोरोना मरीज सामने आए और ये सभी प्रवासी मजदूर हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी संक्रमित क्वारंटीन सेंटर में ही रह रहे हैं। सरायकेला जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 19 हो गई है। एक जो पूर्व में जो डायग्नोस हुए हैं पॉजिटिव केस, उसके संपर्क में रहे हैं, जो आज जाकर वो पॉजिटिव मिलते और ऑलरेडी हमारे क्वारंटाइन में हैं। 9 में से लगभग 5 केस हमारे 9 में से हमारे लगभग 6 केस जो हैं वहाँ बम्बई के हैं और बाकी बात 3 दिल्ली से हैं। रांची के डेली मार्केट की सब्जी मंडी आज से फिर से गुलजार हो गई। प्रशासन के निर्देश के बाद सब्जी मंडी के 25% दुकानों को खोल दिया गया है। डेली मार्केट में एंट्री और एग्जिट के 2 पॉइंट बनाए गए हैं, जहां मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। दुकानदार भी पूरी सावधानी बरत रहे हैं। सब्जी मंडी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। डेली मार्केट आज से फिर गुलजार हो गया है। सब्जी मंडी में अब घुसने के जो एंट्री पॉइंट्स है वहां पर देख सकते हैं लोग जो भी अंदर अब जाएंगे उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है। तो कुछ ये स्थिति इस वक्त डेली मार्केट सब्जी मंडी में हमें देखने को मिल रही है। कई दुकानें जो है प्रशासन के दिशा निर्देश के बाद वो खुल चुकी हैं। 25% दुकानदारों को खोलने का निर्णय दिया गया था प्रशासन के द्वारा और वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दुकानें भी खुल चुकी हैं और जो कस्टमर हैं, ग्राहकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चला है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत तमाम जो मार्किंग आदि किए गए हैं वो भी देखने को मिल रही है। दुकानों पर जो सामने में वो मार्किंग की गई है ताकि लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। वहीं कई दुकानों में जो प्रशासनिक निर्देश हैं उसे भी लगाया गया है, उनकी जो पूरी व्याख्या की गई है। वहीं सैनिटाइजर आदि भी रखे गए हैं। तमाम दिशा निर्देश का पालन किया जा रहा है। जो गाइडलाइन हम लोग को लिख के भी दिया गया, उस गाइडलाइन में खरा हम लोग उतर रहे हैं। मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर, टोटल सामान हम लोग लेकर के उतरे हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन करते हुए डेली मार्केट सब्जी मंडी और फल मंडी एक बार फिर से गुलजार हो चली है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ज्यादातर कच्चे माल के आइटम्स है, जिस वजह से फिलहाल सभी दुकानें नहीं खुल पाई हैं, जो कि दिशा निर्देश 25% का दिया गया है उसके अनुसार भी। लेकिन जल्द ही उम्मीद है सभी दुकानें खुलेंगी और सभी कारोबारी प्रशासन के इस निर्णय की सराहना कर रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। कोरोना काल में दूसरे राज्यों से करीब 3.5 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिक वापस लौटे हैं। अभी भी बड़ी संख्या में प्रवासी दूसरे राज्यों में फंसे हैं। इनमें 20,000 से ज्यादा संख्या गर्भवती महिलाओं की है, जो सरकार से मदद की गुहार लगा रही हैं। सरकार इन महिलाओं को वापस लाने की कोशिश भी कर रही है। हम लोग बाद में उसको पूरा ही जांच किए कि कितने लोग सही में प्रेग्नेंट है और उन लोगों के लिए एक अलग से स्पेशल ट्रेन आई, तो उसमें उन लोग आया और उसके बाद में उन लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया। और वहाँ से भी कंप्लेन आया कि वहाँ सुविधाएं नहीं हैं, तो हम लोग एसडीओ मैडम को सीधे से फ़ोन करते हैं या तो सर को, एसडीओ को, तो वहाँ से तुरंत कार्रवाई किया जा रहा है और उनको छुट्टी भी दिया जा रहा है। तो अभी उनका हम लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, जिस जगह पे है वहाँ से फिर से उसका रजिस्ट्रेशन हुआ झारखंडप्रवासी.in में। तो जिस प्रदेश से फोन आता है उस प्रदेश के सरकार के जो चाहे मिनिस्टर हो चाहे विभागीय सचिव हो, हम लोग बात करते हैं और उसको लाने के लिए संसाधन व्यवस्था करते हैं। चाहे तो राज्य सरकार द्वारा होता है, नहीं तो यहाँ से हम लोग गाड़ी भेज करके उनको हम लोग मंगवाने काम करते हैं। कोरोना काल में पुलिस खुद को हाईटेक करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में हजारीबाग पुलिस ने हेलो पुलिस और रेनबो रिपोर्ट सुविधा को लॉन्च किया है। जिला जन सूचना भवन से उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के डीआईजी के हाथों से लॉन्च किया गया। हजारीबाग पुलिस का मानना है कि यह पहल लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसको सफलता के उच्चतम डिग्री करने में अब हम देवघर जिला परिषद अध्यक्ष रीता देवी ने सदर अस्पताल परिसर में कराए गए सभी निर्माण कार्यों की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार इस संबंध में शिकायत मिल रही थी, लिहाजा अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक में मामले की जांच का फैसला लिया गया। साथ ही एक जांच समिति का भी गठन कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन से आउटसोर्स किए गए कार्यों का ब्यौरा भी मांगा गया है। अस्पताल परिसर में जितने भी काम हुए हैं उन सब में भारी गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। इसलिए जितने भी सिविल वर्क्स, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स हुए हैं
उन सब का जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, 5 सदस्य की टीम बनेगी। उसमें 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे, एक डीडीसी साहब होंगे, मैं रहूँगी और डॉक्टर्स लोग रहेंगे। चतरा में एक शख्स ने अपने अपहरण की साजिश रच डाली। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर अपहरण कांड को सुलझाते हुए पिंटू को सकुशल रिहा करा लिया। आरोपी ने स्वीकार किया कि पैसे के लिए उसने खुद के अपहरण की साजिश रची। उसने खुद अपना पैर हाथ बांधकर एक वीडियो बनाया और उसका स्क्रीनशॉट अपने रिश्तेदारों को भेजकर फिरौती मांगी। चेक पॉइंट्स को भी एक्टिवेट किया गया था। लगातार मैसेज आ रहे थे और सारे मैसेज पिंटू कुमार वर्मा के अपने फ़ोन से ही आ रहे थे। इसके बाद टेक्निकल इनपुट और बाकी एविडेंसेस के आधार पे कल करीब शाम 4:30 बजे हमने उसे सकुशल बरामद किया इटखोरी चौपारण रोड पे बारीसाकी गांव के पास से, बिल्कुल हाईवे के बस 200 मीटर अंदर से। खेलों की दुनिया में दुनिया भर में झारखंड के नाम रोशन करने वाले स्वर्ण सिंह आज मुफलिसी की जिंदगी जी रहे हैं। जमशेदपुर के जिस चैंपियन साइकिलिस्ट स्वर्ण सिंह का नाम भारत ही नहीं विदेशों में भी गूंजता था, आज वे बिरसा नगर के एक निजी अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने को मजबूर हैं। ना तो राज्य सरकार ने इन्हें सम्मान दिया और ना ही खेल जगत के लोगों ने इनकी सुध ली। एशियाई खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वर्ण सिंह को 2 जून की रोटी के लिए 8 घंटे तक प्रहरी का काम करना पड़ा है। जब नहीं चलेगा तो टिस्को का लड़का का रजिस्ट्रेशन करवाया था, जहाँ तो उसी टाइम बोलता कि हमको RTI चाहिए या हमको MBA चाहिए, तो हम अपना लड़का करवाता है। तो मेरा तो लड़का एक ही था, हालांकि मेरा सर्विस में लगना है इसको। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कपड़ा व्यवसाय से जुड़े लोगों को राहत देने की मांग की है। इरफान अंसारी ने कहा कि अनलॉक 1 में जिस तरह से सोना चांदी की दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है, ठीक उसी तरह कपड़ा दुकानों को भी खोलने का आदेश दिया जाना चाहिए। कांग्रेस विधायक ने दूसरे राज्यों का भी हवाला दिया। कपड़ा व्यवसाय भी हमारे लोग हैं, आप ही के लोग हैं, थोड़ा सा रहम कीजिए। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो या छत्तीसगढ़ हो, वहाँ राहत है, तो भाई नॉट झारखंड में भी खुलना चाहिए। व्यवसायियों ने क्या किया है? गलती तो नहीं किया है, तो पाप तो नहीं किया है। और हमारी जो सरकार है बंद करने पे विश्वास नहीं करती है, तो सरकार हम लोग खोलने पे बिल्कुल हम लोग खोलने पे विश्वास करते हैं और हम लोग मुख्यमंत्री जी को विश्वास में लेके हम लोग बनवा लेंगे। उम्मीद है कि मान जाएंगे। बिल्कुल मानेंगे मुख्यमंत्री जी। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होने में 1 महीने से भी कम समय बाकी है। केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने की मंजूरी दी गई है। ऐसे में देवघर में श्रावणी मेला के आयोजन की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। एक तरफ मेले में रोजी रोजगार से जुड़े लोग मेला के आयोजन की मांग कर रहे हैं, तो वहीं तीर्थ पुरोहितों की संस्था कोरोना महामारी को देखते हुए इसके खिलाफ है। हालांकि उपायुक्त किसी भी फैसले से पहले सरकार के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं।